बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के और जानकारी के आगे बढ़ा कर आगे चलू। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुधन विकास योजना के तहत लाभार्थियों को मिल रहे हैं कई लाभ। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है आत्मा। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य सरकार ने पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालकों को पशुधन उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष के बजट में बढ़ोतरी की है। साथ ही गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट खोलने, साथ ही रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट खोलने के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, उसे बढ़ाकर अब 3 रुपए करने की घोषणा की गई है। राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहां के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परिरक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। पशुपालकों के लिए सूकर पालन एक बेहतरीन आय का जरिया है। सूकर पालन को कम लागत में ज्यादा मुनाफा प्रदान करने वाला व्यवसाय माना जाता है। इस व्यवसाय से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए सूकर के उन्नत नस्ल झारसुक का पालन करना बेहतर होगा। सूकर की यह नस्ल BAU रांची झारखंड द्वारा तैयार किया गया है। झारसुक नस्ल के सूकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा विकसित किया गया है। देसी और ब्रिटिश नस्ल टेम बर्थ नामक सूकर से संकरित कर झारसुक नस्ल को विकसित किया गया है। यह नस्ल 8 से 10 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। साथ ही इसकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। एक बार में 8 से 12 बच्चे तक देती हैं। इस नस्ल के सूकर पालन में व्यय और श्रम भी कम लगता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से झारसुक नस्ल के सूकरों का पालन करना झारखंड के पशुपालकों के लिए लाभकारी होगा। यदि भिंडी की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो तो हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग करना बेहतर साबित होगा। कृषक बंधु भिंडी के फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। ये फसल की सेहत और हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती। चूँकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम आ पहुँचे हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा, जहां हम जानेंगे आज के मंडी भाव के बारे में। दर्शकों, सबसे पहले हम जानेंगे गुड़ का क्या दर है। गुड़ का न्यूनतम दर है 4,300 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। आलू की बात की जाए तो आलू का न्यूनतम दर है 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1,300 रुपये प्रति क्विंटल। मटर की बात की जाए तो मटर की न्यूनतम दर है 4,800 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज की बात की जाए तो प्याज का न्यूनतम दर है 1,300 रुपये से लेकर अधिकतम 1,600 रुपये प्रति क्विंटल। अंतिम में दर्शकों, उड़द की बात की जाए तो उड़द का न्यूनतम दर है 10,400 रुपये से लेकर अधिकतम 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, आइए अब सीधे आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो की ओर। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे।
जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरो मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है कि खरीफ मक्का कर सामयिक देखभाल कर बारे में। रौरो मन भी खरीफ में मक्का लगाइला, मकील ओकर सामयिक देखभाल के जानना बहुत जरूरी है नहीं? ओकर पटवन कर बारे में, खरपतवार कर बारे में, है ना, खाद कर बारे में, ये सब जानना है। तो चलू रौरो मन के सीधे लेके चला थी फीचर कर माध्यम से कर जानकारी दिवा थी। हमारे यहाँ मक्का की खेती 3 ऋतुओं में होती है, खरीफ, रबी और जायद। अभी समय खरीफ मक्के की है। मानसून अर्थात वर्षा के आगमन के साथ ही मक्का बो दिया जाता है। अगर सिंचाई के पर्याप्त साधन हो तो 10 से 15 दिन पहले भी बुआई की जाती है। बीज की बुआई मेड़ के किनारे और ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मक्का की फसल अभी लगी हुई है और इसमें देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सही से देखभाल करेंगे तो अच्छा पैदावार ले सकते हैं। मक्का की फसल की सामयिक देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद जी से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भाइयों का जोहार। सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मक्का की सामयिक देखभाल हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं। जी, अभी मक्का जो है करीब 25-30 दिन पहले जून में किसान भाई लगा चुके होंगे, तो अभी पौधा उनका करीब 25 से 30 दिन का या 40 दिन का हो गया होगा। तो इस समय किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले उसमें जो खरपतवार उग गए हैं उसे खरपतवार को निकाल दें और यूरिया की जो डोज है हमारा 120 किलो प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस का 60 किलो और पोटास का 40 किलो। इसमें से जब हम लोग मकई लगाते हैं तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा दिए रहते हैं लगाते समय, तो उसका जो शेष आधी मात्रा बची हुई है उसे आप अभी उसमें खरपतवार निकालने के बाद डाल सकते हैं। तो इससे पौधा का बढ़वार अच्छा होगा और उसमें मिट्टी भी चढ़ाना है। बुआई के 1 महीने बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है। बीज बोने से पहले किसी फफूंदनाशक दवा जैसे थायरम या एग्रोसेन GN 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बरसात का समय है तो इस समय तना छेदक एक रोग लगता है, जिसमें क्या होता है कि पौधे का जो ऊपर वाला पत्ती है उसमें सफ़ेद रंग का पत्ती सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया दवा है फ्यूराडान। फ्यूराडान जो है दाना के फॉर्म में आता है, तो उसका 5 से 6 दाना आपको मक्का का उसका जो गाभा है बीच में जहाँ से पत्ता निकलता है उसमें डाल देना है। तो डालने से वह कीड़ा मर जाता है और पत्ता और मकई का जो पौधा है उसका बढ़वार बहुत अच्छा होता है और इसमें ये रोग से मुक्त हो जाएगा। जानकार कहते हैं कि मक्के की खेती के दौरान खाद और उर्वरक की सही विधि अपनाने से मक्का की वृद्धि और उत्पादन दोनों को फायदा होता है। जैसे कि डाली जाने वाली पूरी नाइट्रोजन की मात्रा का तीसरा भाग बुआई के समय, दूसरा भाग लगभग 1 माह बाद साइड ड्रेसिंग के रूप में और तीसरा और अंतिम भाग नर पुष्पों के आने से पहले। फास्फोरस और पोटाश दोनों की पूरी मात्रा को बुआई के समय मिट्टी में डालना चाहिए, जिससे ये पौधे के जड़ों से होकर पौधों में पहुंच सके और उनकी वृद्धि में अपना योगदान कर सकें। पौधा में जब ये भूरे रंग का धब्बा बनने लगे तो उस समय हम लोग को डाईइथेन M45 या
या इंडोफिल M45 या डाइथेन Z78 को दवा को 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। इससे लीफ ब्लाइट नाम का रोग से छुटकारा मिल जाता है। और दूसरी बात है कि जब हम लोग बीज को लगाते हैं तो लगाते समय ये इसको सीड ट्रीटमेंट करके लगाना चाहिए, जैसे बीजोपचार करना जरूरी है। बीज उपचार करना चाहिए। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हमारे किसान भाई बीजोपचार करें तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाएं, कैसे उसको बीजोपचार करें? बीज उपचार करने के लिए 1 किलो सीड में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा आता है, तो 2 ग्राम दवा को बीज में मिलाकर और उसको उपचारित करके लगा देने से फफूंदी जनित रोग उसमें नहीं होता है। और इसके बाद अगर आप ये सही ढंग से उपचार करके लगाएंगे तो इसकी उपज भी अच्छी मिलेगी। अगर हम मकई में ये कंपोजिट का अगर हम बीज लगाते हैं तो उससे उत्पादन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। और अगर हम लोग हाइब्रिड लगाते हैं तो हाइब्रिड का उत्पादन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होता है। बिल्कुल। और अगर मिट्टी चढ़ाने की बात हो तो क्या इसमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होगा? हाँ, मिट्टी चढ़ाना चाहिए। जब पौधा 25 से 30 दिन का हो जाता है उसी समय मिट्टी को चढ़ाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि पौधे में नमी बनी रहती है तो पौधा अच्छा होता है। और उसमें वहाँ पर खरपतवार भी, मिट्टी चढ़ाने से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। मक्के की फसल को अपने पूरे फसल अवधि में 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी देने की महत्वपूर्ण अवस्था पुष्पों के आने और दानों के भरने का समय होता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मक्के के खेत में 15 से 20 और 25 से 30 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई कर दी चाहिए। जब हम लोग मकई को जब लगाते हैं तो लगाने के 1 से 2 दिन के बाद एट्राजिन नामक एक दवा आती है, उसको अगर हम बीज लगाने के 1 से 2 दिन के बाद अगर हम लोग स्प्रे कर देंगे तो उसमें खरपतवार नहीं आता है। और जहाँ तक बात है कि दाने पुष्ट हो और मक्का की जो फसल है वो बेहतर हो, तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या देखभाल करें? उसमें समय समय पर वही खरपतवार को निकालना चाहिए। और एक हम जो खाद बताए आपको, एक जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय डालना चाहिए। और दूसरा जब फूल आ रहा है तो फूल आने के पहले भी खाद डालना चाहिए, तो उसमें अच्छा होता है। और दूसरी है कि जब खेत का तैयारी करते हैं तो 10 से 15 टन गोबर की खाद को अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाकर मिला लेनी चाहिए अच्छी तरह। उसके बाद को बीज को लगाना चाहिए, तो उससे भी आपका ये बहुत अच्छा होता है। और दूसरा एक चीज़ और है कि झारखंड का जो मिट्टी है ये अम्लीय किस्म का है, तो यहाँ का अम्लीय में क्या होता है कि इसमें उत्पादन घट जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप पहले मिट्टी को चेक करवा लें। तो चेक करवाने से अगर वह सॉइल एसिडिटिक है, pH मान 5.5 से कम है, तब उसमें आप चूना का या डोलोमाइट का व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए कि 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज रोपने के पहले डालना चाहिए। तो चूना डालने से इसका मक्का अच्छा होता है। तो किसान भाई बहन मन देखो, एखन रोरे मन जान ली कि खरीफ मक्का कर उन्नत खेती कर बारे में है नहीं। अब अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसरा जानकारी को, और वो भी है बहुत सुंदर है कि बरसाती प्याज कर उन्नत खेती। भाई देखो, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है कि बरसात में प्याज कर खेती, वो भी उन्नत खेती है नहीं। तो इकर ले माटी कर चुनाव, बीज कर चुनाव, और सबसे ज़्यादा इकर जो है सिंचाई कर महत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस सब के बारे में जानना है तो चलू हमरे सीधे चला थी हमरे मन के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देंगे कि बरसाती प्याज की उन्नत खेती कैसे की जाती है। इस बारे में बताएंगे कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत जी। सर, सबसे पहले तो आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि अभी बरसात का मौसम है, अगर किसान भाई प्याज की खेती करना चाहे तो
किस तरह खेत की तैयारी करें, फसलों की देख रेख कैसे करें, इस बारे में बताएं। प्याज एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है जो कच्चा उपयोग किया जाता है और पका के भी उपयोग किया जाता है। अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, घर में बिना प्याज का कोई सब्जी नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि प्याज मिला देने से उसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं प्याज की खेती के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। हमारे किसान भाइयों को लगभग बरसाती अगर प्याज की खेती करते हैं लगभग 3 गुना रबी की सीजन से, जो सीजन के अनुसार खेती की जाती है, वो अगर बरसात में प्याज की खेती करें तो उनको लगभग 3 गुना लाभ मिल जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि वे खेत का चुनाव बरसात में कैसे करें। बरसात के समय में हमारे किसान भाइयों को ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहां पानी का जल जमाव ना हो, क्योंकि बरसात में लगातार बारिश होती रहती है तो पानी जमा होने से हमारे किसान भाइयों की फसल खराब हो जाती है। इसके लिए खेत के चयन की बात करते हैं तो मिट्टी का चुनाव, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो 5.5 से 7.5 तक पीएच मान में प्याज की खेती बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ झारखंड में लगभग सभी मिट्टी अम्लीय हैं, लवड़ी मिट्टी नहीं है, क्षारीय नहीं है, मतलब सभी जिलों में झारखंड के अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसके लिए मिट्टी तो उपयुक्त है, लेकिन हम ऐसी मिट्टी का चयन करेंगे कि जो बलुई दोमट मिट्टी हो और ऊंचाई पर हो, जो ढलान पर हो, तो ऐसी मिट्टी का हम चुनाव करते हैं। मिट्टी का चुनाव करने के बाद आते हैं हम प्रजाति का चुनाव। प्रजाति का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम खरीफ के समय में रबी के समय की फसल का बुआई करेंगे तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इसलिए बरसात के समय में हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे प्रजाति के बारे में। प्रजाति में N53, भीमा रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, अर्का प्रकृति, अर्का निकेतन आदि प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। प्रजाति का चयन में हमारे किसान भाई सावधानी रखेंगे। कभी कभी विश्वसनीय दुकान पर ही खरीदेंगे, क्योंकि उनको कभी कभी उस ऑफ सीजन मतलब ठंडे का सीजन का, रबी सीजन का बीज दे दिया जाता है, तो उसमें तुरंत फ्लावरिंग हो जाती है। बिना सीजन का बीज उनको नहीं लेना है, ये भी ध्यान देना है, और विश्वसनीय संस्था से ही बीज खरीदें। और दूसरी बात, हमने बीज के चयन की बात की, फिर हम आते हैं नर्सरी कैसे हमारे किसान भाई डालेंगे। नर्सरी डालने के लिए हमारे किसानों को ये जो हमारा ज़मीन का लेवल है, ज़मीन का लेवल से हम लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बना लेते हैं। 3 मीटर गुड़े 1 से 1.5 मीटर लंबाई चौड़ाई रख करके हम क्यारियाँ बना लेते हैं नर्सरी के लिए। नर्सरी में हम ऊंचा बनाने के बाद गोबर का सड़ा हुआ खाद मिला देंगे और फास्फोरस युक्त DAP खाद मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम बीज को शाम को भिगो देंगे। शाम को भिगोने के बाद सुबह में उसको हम छान लेंगे। छानने के बाद मिट्टी में गोबर जो और मिट्टी है, हमारा नर्सरी बेड तैयार है, उसमें हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम उसको थोड़ा सा ढक देंगे 4 से 5 दिन के लिए पुआल से या किसी चीज़ से, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी पा करके हमारे बीज निकल जाते हैं। लेकिन हमको ध्यान यह देना है कि हमारे किसान भाइयों को कि उनको समय का भी ख्याल रखना है कि अगर मई जून में, हम बताते हैं जून में, लेकिन हम यह बताते हैं किसान भाइयों को कि मानसून आने के बाद, क्योंकि मानसून के पहले तापक्रम बहुत अधिक होता है, तापक्रम में जर्मिनेशन अगर बीज कर भी गया तो वो सूख जाएगा। इसलिए जब मानसून आ जाता है तो यहाँ का तापक्रम जो है लगभग 25 से 35 के बीच वैरी करने लगता है, और इसमें अंकुरण भी अच्छा हो जाता है और हमारे किसान भाई का नर्सरी अच्छा हो जाता है। नर्सरी उनका लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है, यानी कि लगभग वो अगर जून लास्ट में मतलब नर्सरी कर देते हैं तो जुलाई में, चूँकि भारी बारिश होने की संभावना होती है, तो जुलाई मतलब लगभग 10 से 15 अगस्त तक वो अपना रोपा कर सकते हैं। रोपा करने के पहले खेत की तैयारी के बारे में बताएंगे किसान भाइयों को। किसान भाई हमारे पहला तो जुताई मिट्टी पलट हल से संभव हो करें, उसके बाद 3 जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करा करके पाटा लगवा दें। पाटा लगवाने से हमारा खेत समतल हो जाता है। समतल होने के बाद हम किसान भाइयों को सलाह देंगे अब क्यारियों में बांट दें। क्यारियों में बांटने से, और अगर उनके पास साइड में अगर ऊंचा नीचा ज़मीन है तो उसको समतल कर लें, साइड में एक चैनल बना लें।
और खाद तथा उर्वरक की बात आती है। खाद कैसे? अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद और 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास, 60 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा को उनको देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो है पूरी खाद की मात्रा को, खाद की मात्रा पूरी, जो खाद की मात्रा का अर्थ हुआ गोबर की सड़ी हुई खाद, और उर्वरक की फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरक जो भी हम दे रहे हैं, चाहे डीएपी से दे रहे हैं, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट से दे रहे हैं, उसकी पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की उसके साथ हम देते हैं। फिर हम उसके बाद अपने खेत को तैयार, हमारा खेत तैयार हो जाता है। खेत तैयार करने के बाद हम अपना जो है रोपाई कर देते हैं। रोपाई के लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, बहुत सघन नहीं रोपा करना है। रोपा का मतलब हम अपना जो सीडलिंग लगाते हैं बहुत सघन नहीं करना है। कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो किसान भाई बहन मन आज रोरमन के दूगो जानकारी मिलक है ने, आ दुयो बेस मिलक से लिए तो रोरमन के कहिला कि अगर कोई जानकारी रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रात रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमन आज इजाज़त दो मकी लेहे दीना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।